नाउ रेनल फिजियोलॉजी में हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेफ्रॉन। ठीक, पहले हमने किडनी के बारे में थोड़ा सा जाना, अब हम नेफ्रॉन के बारे में जानने जा रहे हैं। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन एक्चुअल में जो किडनी है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक, ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन इस किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, प्रत्येक किडनी में, जो हमारी किडनी है, अगर हम एक एक किडनी में देखें तो हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा नेफ्रॉन है, ये लगभग 45 से 50 साल बाद, ठीक, आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज, इनकी संख्या जो है वो घटने लगती है। दैट इज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीज। ठीक, नंबर ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट टू डिक्रीजिंग, स्टार्ट टू डिक्रीजिंग। मतलब एक एज के बाद जो जितना नेफ्रॉन हमारी किडनी में पाया जाता है, उसका नंबर धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक, अगर हम इस किडनी को कट करके इसके नेफ्रॉन को नग्न आंखों से देखें, जो कि हम लाख कोशिश कर ले नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक, तो हम पाएंगे इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये रहा, जिसको रीनल कार्पसल बोला जाता है। रीनल कार्पसल, या इसी को मेल्पिघियन कार्पसल बोला जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं रीनल कार्पसल। और जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट, तो ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनको क्या बोल दिया गया? इनको बोल दिया गया रेनल ट्यूब्यूल। ठीक, तो हम यहाँ कहेंगे कि प्रत्येक नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ईच नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू पार्ट, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट। ठीक, फर्स्ट इज रीनल कार्पसल, फर्स्ट इज रीनल कार्पसल, या इसी को मेल्पिघियन, मेल्पिघियन कार्पसल बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। ठीक, अब हम वन बाय वन आगे देखते हैं कि रीनल कार्पसल कैसे होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल कैसे होते हैं। नाउ जो अपना रीनल कार्पसल है, यानी कि मेल्पिघियन कार्पसल, ये देखिए, हमने बताया था कि जो दो पार्ट हैं नेफ्रॉन में, उसमें पहला पार्ट है रीनल कार्पसल। तो इसे हम रीनल
कार्पसल बोलते हैं, रीनल कार्पसल। ठीक, ये जो रीनल कार्पसल है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। पहला है ग्लोमेरुलर, दीज आर ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज। ये एफरेंट आर्टीरियोल है जिससे ब्लड आ रहा है। ठीक, और फिर ये यहाँ पर नीचे की ओर जा करके सकरा होता जाता है जिससे कि प्रेशर बने। प्रेशर बनने के कारण इस टफ टॉप कैपिलरीज से, ठीक, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके और जिससे फिल्ट्रेट यहाँ पर आकर इकट्ठा हो सके। ठीक, तो हम बता रहे थे कि रेनल कार्पसल किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। पहला है ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। ठीक, ग्लोमेरुलस। दूसरा क्या है, दूसरा किससे बना हुआ है? दूसरा है बोमेंस कैप्सूल। ठीक, ये कैप्सूल जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बो बो बोमेंस बोमेंस कैप्सूल। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रीनल कार्पसल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेंस कैप्सूल। ये रहा एफरेंट आर्टेरियोल जिससे ब्लड आ रहा है, और ये रहा इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक, जिससे ब्लड छनने के बाद बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक, तो रीनल कार्पसल का मेन काम क्या है? रीनल कार्पसल का मेन काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक, इसी को हम ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, अब जो रीनल कार्पसल की सिचुएशन है किडनी में, इसकी इस रीनल कार्पसल की सिचुएशन के आधार पर हम नेफ्रॉन को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। तो वही यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रीनल कार्पसल, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of situation of on the basis of situation of renal corpuscle corpuscle हम नेफ्रॉन को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक, अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो देखते हैं। ठीक, हमने नेफ्रॉन को दो कैटेगरी में बांट दिए। कौन कौन से? फर्स्ट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नाम से ही पता चलेगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसे क्यों बोला जा रहा है। ठीक, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा है जक्स्टा जक्स्टा मेड्यूलरी जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक, तो अब कार्टिकल नेफ्रॉन को कार्टिकल नेफ्रॉन क्यों बोला जाता है और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन को जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्यों बोला जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये रहा किसी बंदे की किडनी। जब हम किडनी को काट के देखेंगे तो उसमें आउटर वाला पार्ट, दो पार्ट दिखाई देंगे। आउटर वाला पार्ट क्या है? आउटर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स। और इनर वाला पार्ट है मेड्यूला।
मेड्यूला, ठीक, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब नेफ्रॉन के इन्हीं में सिचुएशन के आधार पर, नेफ्रॉन के रीनल कार्पसल के सिचुएशन के आधार पर हमने इसको जक्शा मेड्यूलरी नेफ्रॉन या कॉर्टिकल नेफ्रॉन बता दिया, ठीक। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, आगे मैं लिख दूंगा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जा रहे हैं। ये जैसे ये जो मैंने डॉट पॉइंट बनाया है, दीज आर रीनल कार्पसल, मतलब एक नेफ्रॉन का रीनल कार्पसल है ये सब, और ये कहाँ पर है, ये कॉर्टेक्स में है, ठीक, ये कॉर्टेक्स में है। तो ये जो नेफ्रॉन है, जैसे ये नेफ्रॉन रहा, तो इससे निकलने वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर लूप ऑफ हेनले इनर मेडुला में जाएगा, और यहाँ पर फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आकर के कलेक्टिंग डक्ट से मिल जाएगा, ठीक। तो ये रहे कार्टिकल नेफ्रॉन जो कि पेरीफेरी पे है कॉर्टेक्स के, ठीक। और जक्स्टा मेड्यूलरी जो नेफ्रॉन है, ये जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो है तो कॉर्टेक्स में ही, लेकिन नियर द मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक। तो ये जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, ये इनर कॉर्टेक्स में मेड्यूला के पास होते हैं, ठीक। या हम कह सकते हैं कि कार्टिको मेड्यूलरी जंक्शन, जहाँ पर कॉर्टेक्स और मेड्यूला मिलते हैं, उसके पास ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो these नेफ्रॉन आर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो ये जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, ठीक। और ये चूंकि कॉर्टेक्स में है और नियर द पेरीफेरी, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। इस चार्ट में हमने लिख दिया है CN और JMN, ठीक। आइए आगे हम देखते हैं जक्स्टा, सॉरी, पहला हम देखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसको हम सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी बोलते हैं। सुपरफिशियल नेफ्रॉन क्यों बोलते हैं वो अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉर्टेक्स के पेरीफेरी पर रहता है, तो इसे हम सुपरफिशियल नेफ्रॉन, सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं आल्सो नोन एज सुपरफिशियल नेफ्रॉन। दूसरा इसके बारे में ये है कि किडनी में लगभग 85% 85% नेफ्रॉन दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब किडनी में जो बहुतायत मात्रा में नेफ्रॉन पाया जा रहा है वो कार्टिकल नेफ्रॉन टाइप का है। और मैंने बताया कि कार्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या है, कि जो कि कॉर्टेक्स में पाया जाए, जिसका रीनल कार्पसल, एक्चुअल टर्म ये है कि रीनल कार्पसल कॉर्टेक्स में पाया जाए, ठीक। तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में, ठीक। अब इनके जो लूप ऑफ हेनले की बात है, जैसे ये जो बोमेन्स कैप्सूल हुआ, फिर यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आया, ठीक। और फिर एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, दैट इज लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये रहा तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से कई सारे नेफ्रॉन आकर के जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो कार्टिकल नेफ्रॉन है, इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये चीज अभी आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन के पार्ट में। लूप ऑफ हेनले, कार्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले, ये क्या होता है, शार्ट होता है। कंपेयर करके अभी पढ़ाएंगे आगे, कार्टिकल नेफ्रॉन के बाद जब हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, कंपेयर हो जाएगा
और हमेशा याद भी रहेगा। ठीक, तो इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो स्टार्ट होता है, और मेड्यूला में ये इसका लूप ऑफ हेनले जाता भी है, लेकिन सिर्फ आउटर जोन तक। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होगा, मेन फंक्शन इसका होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो इसका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये मेन बातें हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। दूसरा, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। वन बाय वन जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। किसी चीज़ को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसकी कंपैरेटिव स्टडी करिए। ठीक है, तो जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, मैंने बताया था कि वो कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं इनर कॉर्टेक्स नियर मेड्यूला। ठीक, ये लगभग 15%, 15 to 20% ये किडनी में पाया जाता है। ठीक, पूरे किडनी में 15 to 20% जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, यह शॉर्ट टर्म है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पाया जाता है, मैंने बताया था कि इनर कॉर्टेक्स नियर मेडुला। ठीक, इनर कॉर्टेक्स नियर मेडुला। तो इनर मेडुला के नज़दीक जो कार्टिको मेड्यूलरी जंक्शन है, जहाँ पर कॉर्टेक्स और मेड्यूला मिलते हैं, वहाँ पर ये इसका रीनल कार्पसल पाया जाता है। ठीक, इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लंबा होता है, तो लूप ऑफ हेनले इसका ये लॉन्ग होता है। ठीक, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का शार्ट होता था, ये रहा। ठीक, इसका काम क्या है, पहला तो ये यूरिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दोनों का ही काम है, बट ये कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। इट मेंटेन इट आल्सो मेंटेन इट आल्सो मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसका मेन काम ये होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं मेन काम कार्टिकल नेफ्रॉन का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मेन काम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का कि वो यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखे। ठीक, नाउ रीनल कार्पसल के स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो जो रीनल कार्पसल है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक, पहला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक, अभी इसके बारे में हम बताते हैं क्या है ग्लोमेरुलस। ठीक, दूसरा है बोमेंस बोमेंस कैप्सूल। इन दो चीज़ों से मिलकर के हमारा रीनल कार्पसल बना हुआ है। जब हम माइक्रोस्कोप से नेफ्रॉन को देखेंगे तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक, ये है ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस को ये घेरे हुए है कौन, बोमेंस कैप्सूल। ठीक, तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस, ठीक, देखो जो ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरीज का गुच्छा है। क्या है, कैपिलरीज का गुच्छा। जब हम इसको देखेंगे तो जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल जब इस बोमेंस कैप्सूल में एंटर करती है तो वो 3 से 4
3 से 4 लार्जर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और फिर ये लार्जर जो कैपिलरीज हैं, ये जो लार्जर कैपिलरीज हैं, ये स्मॉलर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और बाद में ये जो स्मॉलर कैपिलरीज हैं ये मिल करके इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में इस बोमेंस कैप्सूल के बाहर निकल जाती हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक, कैपिलरीज। टफ्ट मतलब होता है गुच्छा। जब हम देखेंगे तो ये कैपिलरीज का एक इरेगुलर, ठीक, गुच्छा जैसा दिख रहा है, जो कि ये कैपिलरीज एनक्लोज्ड होता है, एनक्लोज्ड बाय बोमेंस बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। ये जो ग्लोमेरुलस है, नाउ ये जो ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में होता है, ठीक, इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में होता है, ठीक। अगर, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, जब ये एंटर करता है, ठीक, बोमेंस कैप्सूल में जब ये एंटर करेगा, तो ये मैंने बताया पहले ही कि ये 3 से 4 लार्जर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। फिर इनकी ब्रांचेज निकलती हैं स्मॉलर कैपिलरीज की, ठीक, और ये आपस में मिल जाती हैं, जिसको एनास्टमोसिस बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉलर कैपिलरीज एनास्टमोसिस, ठीक। ये आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ करके एक इरेगुलर सा टफ टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। बाद में यही कैपिलरी जब इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में बाहर भी निकल जाती हैं, ठीक है। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर है, जो डायमीटर है एफरेंट आर्टेरियोल का, डायमीटर एफरेंट आर्टेरियोल का, ये इफरेंट आर्टेरियोल से ज़्यादा होता है, ठीक। और ये क्यों होता है, इसका कारण है। कारण क्या है कि इसका कारण हम एक नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में हम समझते हैं। जैसे एक ये पाइप का पानी है, मतलब पाइप है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक। अगर हम इस पाइप के आगे के मुहाने को पतला कर दें, ठीक, यानी इसके डायमीटर को अगर हम ऐसे दबा दें, क्या होगा, अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब एफरेंट आर्टेरियोल जो आती हैं बोमेंस कैप्सूल में, उनका डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा, इनका डायमीटर बड़ा होगा देन इफरेंट आर्टेरियोल। तो इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा होने के कारण अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन ग्लोमेरुलस, ठीक। तो अंदर जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी बढ़िया होगा, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन भी अच्छे से हो पाएगा। बोमेंस बोमेंस कैप्सूल के बारे में देख लेते हैं। तो जो बोमेंस कैप्सूल है, इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, जैसे एक कप के तरीके, ठीक। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये सराउंड किए रहता है ग्लोमेरुलस को। तो बोमेंस कैप्सूल surrounds the surrounds the glomerulus,
और ग्लोमेरुलस क्या था? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, ठीक, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट लुक लाइक अ कप। तो कप लाइक, कप लाइक, इट इज कप लाइक मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें दो लेयर होती है, ये जो कैप्सूल है ये दो लेयर से मिलके बना हुआ होता है। वो दो लेयर कौन कौन सी हैं? पहला तो अंदर की साइड, ये अंदर की साइड जो लेयर है इसको विसरल लेयर बोलते हैं, इसे विसरल लेयर बोलते हैं। और जो बाहर की साइड जो लेयर होती है, ये जो बाहर की साइड लेयर है इसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं, ठीक। ऐसे इस साइड भी होगा। तो ये बाहर की साइड क्या है? बाहर की साइड है पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। तो बोमेंस कैप्सूल दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। इनर साइड है, इनर साइड विसरल लेयर है, विसरल लेयर है। और आउटर साइड, आउटर साइड पैराइटल लेयर है, आउटर साइड पैराइटल लेयर है, ठीक। जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर, ठीक, वो पोडोसाइट की बनी होती है, वो पोडोसाइट सेल की बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट। ये नाम याद रखना है, ठीक। अच्छा, इसको पोडोसाइट क्यों कहा जाता है, ठीक। तो जब इस सेल का पोडोसाइट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें कुछ फिंगर लाइक इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम पेडिकल्स बोलते हैं। तो ये रहे इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इनको हम बोलते हैं पेडिकल्स, इनको हम पेडिकल्स बोलते हैं, ठीक। दैट लुक लाइक फिंगर्स, दैट लुक लाइक, लुक लाइक फिंगर्स, दैट लुक लाइक फिंगर्स, इसीलिए इसको पोडोसाइट बोलते हैं, ठीक। तो मैंने बताया कि जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर वो पोडोसाइट नामक सेल की बनी होती है जिसमें पेडिकल्स पाए जाते हैं जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक। तो जब हम इसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि बोमेन कैप्सूल में, जो ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है इसमें जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर में जो पाए जाने वाली पोडोसाइट हैं ये इस तरीके से अरेंज रहती हैं, इस तरीके से अरेंज रहती है कि माइक्रोस्कोप से जब हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दीज पेडिकल्स, these pedicles link together, link together, these pedicles link together like, like they are, they are holding hands, holding hands, ठीक। तो ये जो हम देखेंगे कि ये जो पेडिकल्स हैं इनके बीच में, इनके बीच में ये स्पेस होता है, ठीक, ठीक। इसी को स्लिट या पोर बोल देते हैं, ठीक। इनके बीच में छिद्र है, क्यों है? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो रहा है, जो
ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, और इनके बीच में ये जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि कैपिलरी का टफ्ट गुच्छा, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें से जो फिल्ट्रेट निकल रहा है, इसी स्लिट के थ्रू ये मोमेंट्स कैप्सूल के स्पेस में आएगा। दीज आर फिल्ट्रेट, ठीक, जो छन करके इन स्लिट के माध्यम से बोमैंस कैप्सूल के स्पेस में आ रहे हैं। तो दीज आर फिल्ट्रेट, ठीक। नाउ जो सेकंड लेयर है उसका नाम क्या है? पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर। अब ये जो पैराइटल लेयर है, ये आउटर लेयर है, ठीक। बोमैंस कैप्सूल की ये आउटर लेयर है। अगर हम यहाँ फिगर में देखें तो ये रही पैराइटल लेयर, ठीक। ये जो पैराइटल लेयर है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की बनी हुई होती है, और ये सिंगल लेयर ही होते हैं। इस विसरल जो लेयर था, इसमें पोडोसाइट की भी सिंगल लेयर ही होती है, और इसमें भी पैराइटल लेयर में भी स्क्वामस एपिथीलियम की सिंपल सिंपल स्क्वामस स्क्वामस एपिथीलियम एपिथीलियम की सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। ये जो पैराइटल लेयर है, ये अगर आप देखेंगे तो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन है, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन है, उसके वाल के साथ उसके वाल के साथ ये पैराइटल लेयर कंटिन्यू होती है, ठीक। ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज, इनके बीच में, ये विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा है, ठीक। इस यही स्पेस आगे जाकर के ट्यूबुलर पोर्शन के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन के ल्यूमेन का फॉर्मेशन करता है। यही स्पेस, ये देखो आगे जाकर के ये ट्यूबुलर पोर्शन का ल्यूमेन बना लेगा, ठीक है। नाउ थोड़ा हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो हमने बताया रीनल कार्पसल है, जो रीनल कार्पसल है, इसका काम क्या था कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। रीनल जो कार्पसल था, इसका काम क्या था कि फिल्ट्रेशन करना, ठीक। तो ये फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है, ठीक, किसके थ्रू हो रहा है, अभी हमने सारा चीज़ देख लिया, और इसको ब्रीफ में देखने के लिए किस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक। तो मैंने बताया था कि जो कैपिलरी एंडोथीलियम है, ठीक, जो ग्लोमेरुलस यानी कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मैंने बताया था कि इसकी जो एंडोथीलियल सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियम की, तो वो बेसमेंट के ऊपर लाई करती है, ठीक। तो ये जो एंडोथीलियम का, दीज आर कैपिलरी कैपिलरी एंडोथीलियम एंडोथीलियम, ठीक। तो ये जो कैपिलरी एंडोथीलियम जिस बेसमेंट के ऊपर लाई करती है, ठीक, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो पोडोसाइट है, ये विसरल लेयर है, बोमेंस कैप्सूल की विसरल लेयर है, और ये ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है, ठीक। अब समझ में आएगा सही से। इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो कैपिलरी का टफ्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा कट करके यहाँ पर दिखा दिया है कि मान लो इतना हिस्सा मैंने कट करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक। तो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस विसरल लेयर की जो पोडोसाइट है, पोडोसाइट किस लिए बताया था कि इनमें पेडिकल्स होते हैं, ठीक, पेडिकल्स होते हैं। तो ये भी है, ये भी लाइक पैराइटल सेल की तरीके एपिथीलियम ही है,
लेकिन इनमें पेडिकल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको पोडोसाइट कह दिया गया है। तो इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन ये एक दूसरे में फ्यूज होकर के ये फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ये एक दूसरे में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दीज आर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, और ये तीनों यानी कि जो कैपिलरी एंडोथीलियम है प्लस विसरल लेयर बोमेंस कैप्सूल की, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल करके, ठीक, मिल करके ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड आया, मान लो ये ब्लड है। ठीक, तो ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट होगा, ये फेनेस्ट्रा है, फिल्ट्रेशन पोर। ठीक, ये जो फिल्ट्रेशन पोर है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन पोर। ठीक, तो यहाँ से छनेगा फिल्ट्रेट, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाएगा, और फिर मैंने बताया था कि पोडोसाइट के बीच जो स्पेस होता है उसको हम स्लिट पोर बोलते हैं, स्लिट पोर। ठीक, यहाँ से फिल्ट्रेट निकल करके ये जो स्पेस रहेगा, इस स्पेस में, इस ल्यूमेन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों मिल करके कंबाइंड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कौन सी, तीनों लिख दे रहे हैं। तो ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, कैपिलरी मेम्ब्रेन। दूसरा, दोनों का कंबाइंड हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड, विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ये तीनों मिलकर के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, नाउ ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल के बाद ये सारा पोर्शन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का। तो जो ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का, ये बोमेंस कैप्सूल का कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ बोमेंस बोमेंस कैप्सूल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो बोमेंस कैप्सूल है यही आकर आगे जा करके ये ट्यूब लाइक पोर्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमने बताया कि कंटिन्यूएशन ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये इसके तीन पार्ट होते हैं, ये तीन पार्ट से कंसिस्ट हुआ रहता है, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ थ्री पार्ट। कौन कौन से, पहला तो ये पीसीटी है, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो हेयर पिन, जो औरतें अपने बालों में हेयर पिन लगाती हैं, उसके तरीके का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक, ये लूप ऑफ हेनले है। और इसके बाद ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डीसीटी। ठीक, तो ये तीन पोर्शन से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा क्या है, दूसरा है लूप ऑफ हेनले। और थर्ड है डिस्टल
कन्वोल्यूटेड डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक, ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल। तो नाउ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में हम बात कर लेते हैं, पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी जो है, ये देखेंगे कि ये जो क्वाइल्ड वाला पोर्शन है, ठीक, इसी को हम पीसीटी बोलते हैं। तो ये जो क्वाइल्ड पोर्शन है, क्वाइल्ड पोर्शन कहाँ से एराइज हो रहा है? बोमेंस कैप्सूल से। एराइजिंग फ्रॉम arising from Bowman's कैप्सूल। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो पीसीटी है ये बोमेंस कैप्सूल से एराइज हो रहा है और ये क्वाइल्ड है, ठीक। देखो ये घुमावदार है, क्वाइल्ड पोर्शन है, ठीक। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ लगभग, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 14 mm की होती है, 14 mm। और जो डायमीटर इसका होता है, डायमीटर ये लगभग 55 माइक्रोन का होता है, 55 माइक्रोन का होता है इसका ये जो डायमीटर है और ये पूरा जो लेंथ है इसका, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल ये कॉर्टेक्स में लाई करता है, ठीक। मतलब ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है। यहाँ पर पीछे हम अगर जाएं पीछे के लेक्चर में, तो हमने बताया था कि दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पर मैंने फिगर में समझाया था आपको कि जो इसका बोमेंस कैप्सूल है कॉर्टेक्स का, और जक्स्टा मेड्यूलरी जो नेफ्रॉन है उसका जो बोमेंस कैप्सूल है, दोनों का ही कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है, लेकिन एक का पेरीफेरी की ओर पाया जा रहा है, ठीक, और दूसरे का नियर जक्स्टा मेड्यूलरी जंक्शन, मतलब कि कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन के पास इसका बोमेंस कैप्सूल पाया जा रहा है, लेकिन पाया कॉर्टेक्स में ही जा रहा है, ठीक है। एक दोनों मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे पाया जा रहा है और एक उससे दूर पाया जा रहा है, ठीक। अब अपने लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बोमेंस कैप्सूल कहाँ पाया जाएगा? कॉर्टेक्स में। नाउ ये जो ल्यूमेन है, जो ल्यूमेन है इसका पीसीटी का, इसके अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं, जो सेल्स पाई जा रही हैं वो क्यूबाइडल एपिथीलियम की सेल हैं, ठीक। तो पीसीटी सिंगल लेयर, सिंगल लेयर है। थोड़ी सी हिस्टोलॉजी के बारे में, हिस्टोलॉजी देख लेते हैं पीसीटी की। तो ये सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथीलियम का बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इस एपिथीलियम पर कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक। ये प्रोजेक्शंस है जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो ल्यूमेन की ओर इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सेल्स को क्या बोला जाता है? इन सेल्स को बोल दिया जाता है ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। ये एपिथेलियल सेल ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स कहलाती हैं। भाई देखो, जो पेंट करने वाला ब्रश आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे पाया जाता है ना, छोटे छोटे तंतु के रूप में, हाँ, प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसमें भी प्रोजेक्शन निकला है, तो इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर सेल्स बोल दिया गया। तो हमने पीसीटी समझ लिया। आगे यही पीसीटी जो है क्या करती है कि लूप ऑफ हेनले में कंटिन्यू करती है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, तो दिस पीसीटी कंटिन्यू विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नाउ जो सेकंड पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनले, ठीक। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? लूप ऑफ हेनले।
तो जो लूप ऑफ हेनले है ये 3 पार्ट से कंबाइंड होकर बना है। इसके 3 पार्ट कह सकते हो कि होते हैं। एक तो डिसेंडिंग लिम्ब इसका, डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब, एक हेयर पिन बेंड, इसे हेयर पिन हेयर पिन बेंड बोलते हैं। और ये रहा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, देखो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक। एक तो थिन, एक ये रहा फर्स्ट पार्ट जो है, ये थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके 2 सेगमेंट है। पहला कौन सा? एक थिक सेगमेंट, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, और एक थिन सेगमेंट। ये रहा, ये थिक वाला है पोर्शन, और ये रहा थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। दूसरा थिन सेगमेंट, ठीक। जो थिक सेगमेंट है, इसमें वही एपिथीलियम की लेयर पाई जाती है जो पीसीटी में था, यानी कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, एपिथीलियम, ठीक। और जो थिन सेगमेंट है, और जो थिन सेगमेंट है, इसमें चूंकि इसे आगे जाकर के मुड़ना होता है, तो अगर क्यूबॉइडल रहेगा तो अच्छे तरीके से मुड़ नहीं पाएगा, इसलिए फ्लैट एपिथीलियम होता है, ठीक। जिसमें ब्रश बॉर्डर नहीं होते, यानी कि माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। तो इसके जो सेल्स रहेंगे वो फ्लैटेंड 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 एपिथीलियल एपिथीलियल सेल्स होते हैं विदाउट ब्रश बॉर्डर या विदाउट माइक्रोविलाई। नाउ जो हेयर पिन बेंड है, चूंकि इसको मुड़ना रहेगा, तो इसलिए इसमें भी, हेयर पिन में भी जो एपिथेलियल सेल होता है वो फ्लैट टाइप का ही होता है, ठीक। तो इसमें भी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल विदाउट माइक्रोविलाई, फ्लैटेंड एपिथेलियल एपिथेलियल सेल विदाउट माइक्रोविलाई। नाउ असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब के भी 2 पोर्शन होते हैं। पहला तो ये थिन वाला पोर्शन, थिन सेगमेंट। अब आप अंदाजा लगाओ इसमें कौन सा होगा, कौन सा एपिथेलियल होगा। तो थिन सेगमेंट में इसी का कंटिन्यूएशन होगा, यानी कि थिन सेगमेंट में भी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल विदाउट ब्रश बॉर्डर आएंगे, ठीक। तो इसमें भी फ्लैटेंड एपिथेलियल एपिथेलियल सेल विदाउट ब्रश बॉर्डर, ठीक। और जो थिक सेगमेंट है, ये रहा इसका थिक सेगमेंट। जो थिक सेगमेंट है, इसमें ये जो सेगमेंट है, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होता है, लेकिन इसमें कोई भी ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं, ठीक। फिर से इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल आ जाता है, एपिथेलियल सेल
बट विदाउट ब्रश बॉर्डर। ठीक, तो ये रहा आपका लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या होता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे कंटिन्यू करता है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले की तीन जो है पार्ट हैं। पहला है डिसेंडिंग लिम्ब, जिसमें एक थिक सेगमेंट होता है और नीचे उसके थिन सेगमेंट होता है। ये फिर बेंड कर जाता है, इसे हेयर पिन बेंड बोलते हैं। और ये हेयर पिन बेंड आगे असेंडिंग लिम्ब में जो है कंटिन्यू करता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें भी दो सेगमेंट होते हैं, एक थिन सेगमेंट और एक थिक सेगमेंट। जो थिक सेगमेंट डिसेंडिंग लिम्ब का है, इसमें वही ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है जो कि पीसीटी में है। और थिन वाले में चूंकि इसको मुड़ना रहता है, इसलिए फ्लैट एपिथेलियम पाया जाता है जिसमें माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं। फिर हेयर पिन बेंड में भी चूंकि ये मुड़ा हुआ पोर्शन है, तो तभी मुड़ेगा जब फ्लैट रहेगा। तो फ्लैट एंड एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं विद माइक्रोविलाई, विदाउट माइक्रोविलाई, सॉरी। और जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में भी दो पार्ट हैं, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। थिन सेगमेंट में फ्लैट एंड एपिथेलियल सेल है विदाउट ब्रश बॉर्डर, और थिक सेगमेंट में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है बट विदाउट ब्रश बॉर्डर। नाउ यूरिन का पैसेज देखते हैं, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद यूरिन ब्लैडर में आता है। तो हमने बताया किडनी के दो पार्ट हैं, आउटर कॉर्टेक्स, ठीक, और इनर मेडुला। ठीक, तो ये है मेडुला। तो जो मेडुला होता है वो मेड्यूलरी पिरामिड में डिवाइड हो जाता है। तो दीज आर मेड्यूलरी पिरामिड। तो इन मेड्यूलरी पिरामिड में जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसका जो डिस्टल पोर्शन है, ठीक, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलनी। ठीक, तो प्रत्येक जो मेड्यूलरी पिरामिड है, उनसे निकलने वाली जो कलेक्टिंग डक्ट है, वो यूनाइट होकर, ठीक है, वो पेपिलरी डक्ट या डक्ट ऑफ बेलनी बनाती हैं। पेपिलरी पेपिलरी डक्ट या डक्ट ऑफ बेलनी। ठीक, तो ये जो डक्ट ऑफ बेलनी है, ये वी शेप का, ये देखो वी शेप का पेपिला होता है। इस रेनल पेपिला में डक्ट ऑफ बेलनी ओपन होती है। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो कलेक्ट हुआ यूरिन है, ये पेपिलरी डक्ट से होता हुआ ये माइनर कैलिक्स में आएगा। दीज आर माइनर कैलिक्स। ठीक, दीज आर माइनर कैलिक्स। तो प्रत्येक किडनी में लगभग 8 के आसपास माइनर कैलिक्स होती है संख्या में, और 2 से 3 जो है इसके बाद मेजर कैलिक्स है। ये दीज आर मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स कितने होते हैं? 2 से 3 मेजर कैलिसेस होते हैं। 2 से 3 मेजर कैलिसेस होते हैं। देन रीनल पेल्विस में जो है यूरिन आएगा। ठीक, रीनल पेल्विस से ये रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरिन जो है यूरेटर में, यूरेटर से देन यहाँ पे ब्लैडर रहेगा नीचे की ओर। तो वो ब्लैडर में जो है यूरिन इकट्ठा हो जाता है। तो ये यूरिन का पैसेज है। फिल्ट्रेशन के थ्रू, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन के थ्रू बनने वाला जो यूरिन है, आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा। कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट यानी कि डक्ट ऑफ बेलनी से होता हुआ माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से फिर मेजर कैलिसेस में, मेजर मेजर कैलिसेस में, देन मेजर कैलिसेस से ये रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से जाएगा ये यूरेटर में, यूरेटर से ये ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और ये है यूरिन का पैसेज, पैसेज ऑफ
यूरिन।